नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार एसएससी सीरियल 4 का जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान MiG-21 को सेवा से मुक्त किया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1963। ठीक है ना। ये जो MiG-21 था ये भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। ठीक है, 1971 के युद्ध में या 1999 के युद्ध में इस विमान का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। एक और चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है ना, 8 अक्टूबर को याद रखना है। ठीक, नोट करते चलिएगा। जो जो प्रश्न के साथ मैं बताऊंगा उसको नोट करते जाइएगा तो आपकी तैयारी और अच्छी होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? तो खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत करने वाला जो राज्य है पहला वो झारखंड है। ठीक है, खनन पर्यटन परियोजना से क्या फ़ायदा हो सकता है? तो एक तो जो राज्य की समृद्ध खनिज विरासत है उसको प्रदर्शित किया जाएगा और इस परियोजना के माध्यम से पर्यटन के नए रूप को विकसित किया जाएगा। ठीक है, आम लोग भी झारखंड के खनिज के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आपको पता होगा कि झारखंड में पूरे भारत का लगभग 40% खनिज संसाधनों का भंडार है। ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है हाल ही में श्रीलंका में। ठीक है ना। श्रीलंका का एक ज़िला है कालूतारा। ठीक है, वहाँ पे इस अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्ता है बहुत बढ़िया। तो उसी सिलसिले में ये भी एक कदम है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो 2025 में चेस वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी किया जाएगा वो भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो सबसे प्रमुख संस्था है वो क्या है? FIDE, याद रखिएगा। चेस का सबसे बड़ा जो संस्था है वो FIDE यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। ठीक है ना। चलिए, और पांचवा क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान रहा है वो 131वां रहा है। कितना रहा है? 131वां। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2024 में भारत का जो स्थान था वो 129वां था। ठीक है, लेकिन इस बार जो भारत का स्थान है वो 131वां है। ठीक है ना। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 67 को, ठीक है, उसके तहत जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, कार्यकाल आदि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का वजह बताकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सातवां प्रश्न देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो ये कितना यूनिट देने की घोषणा की है? 125 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 अगस्त 2025 से इस योजना का लाभ सभी बिहार वासियों को मिल रहा है। भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है?
तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। ठीक है, 1988 बैच के मणिपुर कैडर में आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, इसके पहले आईटीबीपी सीआरपीएफ में महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है ना। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है स्वदेशी एमआरआई मशीन स्थापित किया गया है कहाँ पे, एम्स में। ठीक है, तो ये भारत का अपना स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी कि एमआरआई विकसित किया गया है। अक्टूबर 2025 तक इसको एम्स में दिल्ली में स्थापित करने का लक्ष्य है। ठीक है, ठीक, एमआरआई क्या करता है, तो शरीर के जो अंदर के अंग हैं, ऊतक हैं, संरचनाएं हैं, उनकी छवियों की जांच करता है। ठीक है ना। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय किया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने, ठीक, तो ये किया है किसने, असम ने किया है। किसने किया है, असम ने किया है। ठीक, मोरन समुदाय, तो ये मोरन समुदाय के जो लोग होते हैं ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश की तरफ रहने वाले लोग हैं। ठीक है, लेकिन असम सरकार ने कहा है कि उनको भी हम लोग स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, आर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है। आर्टेमिस समझौता में हाल ही में जो देश शामिल हुआ है वो बांग्लादेश है। ठीक है, ये 54वां देश है जो आर्टेमिस समझौते में शामिल हो गया है। ठीक, और भारत के बाद दक्षिण एशियाई देश में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ही दूसरा देश है जो भारत के बाद इस समझौते में शामिल होने वाला दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, और भारत जब इसका सदस्य बना था तो वो उस समय भारत जो बना था तब 27वां सदस्य बना था। अभी और लोग भी शामिल हुए हैं और बांग्लादेश अभी 54वां सदस्य के रूप में उसमें शामिल हुआ है। ठीक है, हाल ही के दिन में चर्चा में रहा बैसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत स्थित है। तो बैसरन घाटी जो है वो अनंतनाग जिले में स्थित है। ठीक है ना। और ये जो है आपका बैसरन घाटी अनंतनाग जिले में पहलगाम जो क्षेत्र है वहाँ पे ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। ठीक है ना, और इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने 22 अप्रैल 2025 को इस घाटी में आतंकी हमला किया था। ठीक है, आप लोगों ने न्यूज़ देखा ही होगा। 13वां प्रश्न देखिए, भारत उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक अभ्यास का आयोजन पुणे में किया गया। कहाँ किया गया, पुणे में किया गया। कब किया गया, 16 से 28 अप्रैल के बीच किया गया। याद रखना है 16 से 28 अप्रैल के बीच में। और कौन सा अभ्यास, डस्टलिक अभ्यास, ये भी याद रखना है, डस्टलिक। ठीक है, डस्टलिक अभ्यास ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है। तो भारत का पहला एटीएम लगाया गया है कौन सी ट्रेन में, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया है भारत का पहला ट्रेन में एटीएम लगाने वाला जो बैंक है वो कौन सा बन गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। तो रामनाथ गोयनका 2025 से कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, तो कुल 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। चलिए, रामनाथ गोयनका पुरस्कार याद रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। 16वां प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था की गई है 77वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में कौन असत्य है। ठीक है, असत्य बताना है आपको। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों का 1/3 निर्धारित है। ठीक है, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद में न्यूनतम संख्या जो निर्धारित की गई है वो 60 नहीं है, बल्कि कितनी है, 40 है। ठीक है ना। तो यही वाला हमारा जो सेंटेंस है वो असत्य है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 60 नहीं की गई है। कितनी की गई है, 40, 40। ठीक है ना। बाकी ये ठीक है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 निर्धारित की गई है। ठीक है। और विधान परिषद सदस्य बनने का जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है। ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 43 ख। ठीक है ना। 43 का ख। ठीक है। और ये गठन का, सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो संविधान में संशोधन करने का जो प्रस्ताव है वो लिया गया है कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जहाँ तक बात है जापान का, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है ना। ब्रिटेन से देखिएगा तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है ना। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। तो सब रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। ठीक है। तो ये किया गया है हमारे मूल कर्तव्य में। ठीक है ना। मूल कर्तव्य में ये लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान है उसका जो भाग 4 क है उसमें जो अनुच्छेद 51 क है। ठीक है। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा किए जाने का उल्लेख है उसमें। ठीक है। आपको पता होगा कि मूल कर्तव्य जो था वो हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, जो कि हुआ था 1976 में, और एक समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति, आपको याद होगा स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी। ठीक है। उनके सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। ठीक। चलिए 21वां प्रश्न देखिए। निम्न में से किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा इसका, वित्त आयोग जो होता है वही सिफारिश करता है कि केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान क्या दिए जाएंगे। ठीक है। अब आपसे कोई पूछ दे कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो 280 में है, याद रखिएगा। ठीक है। 280 ये हमारा अनुच्छेद है, ये याद रखना है। ठीक है। वित्त आयोग का गठन जो होता है हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। एक अध्यक्ष होते हैं वित्त आयोग में और 4 बाकी सदस्य होते हैं। सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। चलिए अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है। ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में किसका क्षेत्राधिकार है, तो कोलकाता का है। ठीक है। कोलकाता का है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। ठीक है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। जो नदी किसी स्थल खंड के उत्थान से पहले से बह रही हो उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जैसे कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, तीस्ता। ठीक है। ये हिमालय क्षेत्र के उत्थान से पहले की बनी है। ठीक है। ये सभी जो नदियाँ होती हैं वो गहरी घाटियों का या गॉर्ज का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज ये तो हो गया आपका पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है,
बताइए, मेसोफाइट, जेरोफाइट, क्रायोफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मेसोफाइट किसको बोलते हैं? मेसोफाइट बोलते हैं कि जो शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला वनस्पति है उसको मेसोफाइट बोलते हैं, ठीक। क्रायोफाइटा किसको बोलते हैं? तो जो टुंड्रा और शीत क्षेत्र में पाया जाने वाला वनस्पति है उसको क्रायोफाइट बोलते हैं। हेलोफाइट किसको बोलते हैं? तो जो नमकीन क्षेत्र में पाया जाने वाला वनस्पति है उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। इसका एक्चुअली आंसर होना चाहिए था हेलोफाइट, ठीक है, लेकिन इसके में आप में ऑप्शन नहीं है, फिर भी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक, हेलोफाइट, ठीक है। चलिए, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा जो है वह 13 देशों से, 3 महाद्वीपों से होते हुए 3 जल निकायों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील, ठीक है, ये जो, तो ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है, तो ब्राज़ील वहाँ से हो गया। गैबोन जो है अफ्रीका का है, ठीक है, और मालदीव जो है वो एशिया का है। तो ये तीनों देशों से होके गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, ठीक है। चलिए, 28वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन के बारे में बताना है। ब्लू कार्बन क्या है? तो जैसे ही ब्लू वर्ड आया तो दिमाग आपका जाना चाहिए पानी की तरफ, और पानी वाले ऑप्शन में कहाँ जाएगा? सबसे पहले महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन, ठीक है। चलिए, 29वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, कथन पढ़िए। उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। परिभोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए शारीरिक अवशेष थे। भरूत स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सिर्फ एक नंबर जो इसका ऑप्शन है, ठीक है, वही सही है, यही वाला सही है, बाकी 2 और 3 सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, ठीक है। ये जो परिभोगिका स्तूप है ये महात्मा बुद्ध के द्वारा विभिन्न उपयोग की गई वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए किया जाता था, ना कि उनके शारीरिक अवशेषों के लिए, ठीक है। और भरूत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, ना कि उत्तर प्रदेश में, ठीक। चलिए, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? तो शिक्षा का जो आरंभ होता था वैदिक काल में, उपनयन संस्कार के साथ शिक्षा का प्रारंभ हो जाता था, ठीक है। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म प्राप्त करने की प्रक्रिया माना जाता था, ठीक। चलिए, 31वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई? ठीक है, तो विद्रोहियों का सफाया कर और विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाने वाला जो शासक था वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है ना। उसने क्या सोचा कि किसी भी तरह से अपने विद्रोहियों का दमन करना है और अपने केंद्रीय प्रशासन को मजबूत करना है, ठीक है। और उसने बहुत सुदृढ़ सैन्य नीति अपनाई थी। अमीरों और तुर्की कुलीन वर्ग जो चहलगानी कहा जाता था उसके प्रभाव को उसने समाप्त किया, ठीक है। और राजशाही की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नियम कानून, इलाही, सिजदा, पाबोस जैसी परंपराएं उसने लागू की, ठीक है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय डैश के मंत्री थे, ठीक है। तो ये काम्पिल राज्य के मंत्री थे, ठीक है, हरिहर और बुक्का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक यही लोग थे, ठीक है ना। और आपको याद होगा कि वारंगल के काकतीय राजवंश की सेवा में ये लोग पहले लगे हुए थे,
ठीक है। जब वारंगल का पतन हो गया तो दोनों भाई काम्पिल राज्य में मंत्री के रूप में काम करने लगे। और जब काम्पिल पर दिल्ली सल्तनत का आक्रमण हुआ, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो हरिहर और बुक्का को कैद कर लिया गया और बाद में उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर बाद में एक संत थे विद्यारण्य, उनकी प्रेरणा से उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया और फिर 1336 में इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी की, ठीक है। मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन है मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी। दूसरा कथन है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तीसरा कथन है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा सेंटेंस है। तो सही में देखिए, आपको सिर्फ जो है ये हमारा केवल दूसरा नंबर जो ऑप्शन है पानीपत की लड़ाई 1556 में, यही वाला सही है। बाकी 1 नंबर और 3 नंबर गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा, ठीक है, 1574-75 से मानी जाती है, 1571 में नहीं मानी जाती है, ठीक है। ये 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ, ये ठीक है। और मेवाड़ के जो शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन जो कहा जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो अकबर के समकालीन माने जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध भी आपको पता होगा 1576 में हुआ था, तो महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, ठीक है। चलिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो छत्रपति के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए, 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है लॉर्ड रिपन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था हंटर आयोग का? तो प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति थी भारत में, उसमें सुधार करने के लिए अपना सुझाव इन लोगों को देना था, ठीक है। चलिए, 36वां प्रश्न देखिए। 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी? तो रॉलेट एक्ट के हिसाब से रख सकते थे आप लोग, बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को रखा जा सकता था 2 वर्ष के लिए, ठीक है। और ये बहुत अजीबोगरीब कानून था। इसमें ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, किसी का गुंजाइश इसमें नहीं था। इस अधिनियम को काला कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 37वां नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? ठीक है, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसको माना जाता है जो सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहला जो हस्तक्षेप था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 माना जाता है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुधार किए, ठीक है। चलिए, 38वां प्रश्न देखिए। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो ये नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था, किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। और 1928 की ये बात है, मोतीलाल नेहरू ने ये लिखा था। और इसमें बात की गई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, ठीक है। ये जो रिपोर्ट थी, ये पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग नहीं करती थी, जिससे कई युवा नेता जो थे उस समय असहमत थे, ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखिए। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो अभिनव भारत सोसाइटी जो थी, वो उस पर विचार करने की बात जहाँ तक है, तो वीडी सावरकर और गणेश सावरकर, ठीक है, इन लोगों ने मित्र
मेला नामक संगठन इन लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य जो थे वो नासिक में एकत्र हुए और सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया, अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, और ये समाजवादियों का एक समुदाय था। ठीक, और ये भी सही है कि सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। ठीक है, तो पहला जो है वो सही है, तीसरा जो है वो सही है, दूसरा हमारा गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, एक और तीन दोनों जो हमारा ऑप्शन है वो ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और 1936 में इन्होंने लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी हुआ था और ये भी जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे और अखिल भारतीय किसान सभा के जो सचिव थे वो NG रंगा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन देखिए। एक तरफ जो है वो पतन का नाम है और एक तरफ राज्य का नाम है। ठीक है, तो तूतीकोरिन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये काकीनाडा जो है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो D का 2, ठीक है, D का 2 और C का 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर। ठीक है, बाकी और मिला लीजिए। A का हो जाएगा आपका 3, भटकल है कहाँ पे, कर्नाटक, और एलेप्पी जो है वो केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे, कलपक्कम में। कहाँ पे है, कलपक्कम में है। ठीक है, ठीक, कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये किया गया 1992 में। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 पारित किया गया था। ठीक है, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भारत के जो है वो परमवीर चक्र और अशोक चक्र, नहीं, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। ठीक है ना, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। ठीक है, सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र और उसके बाद आता है महावीर चक्र। ठीक है, ये सैन्य मानद पुरस्कार है और दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए 45वां क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ नाम है और दूसरी तरफ इनके पेशा के बारे में लिखा गया है। माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, क्या थे? तो माइकल मधुसूदन दत्त जो थे वो बहुत ही प्रख्यात कवि थे। ठीक है ना, बहुत प्रख्यात क्या थे, कवि थे। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर। नंदलाल बोस आप लोगों ने याद किया होगा, चित्रकला के बहुत मर्मज्ञ व्यक्ति थे। लच्छू महाराज पता होगा आपको, कथक के बहुत बड़े कलाकार। और पंकज मलिक बहुत प्रख्यात संगीतज्ञ। ठीक है, चलिए याद करना पड़ेगा इसको, सब स्टैटिक जीके का प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंगानुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, लिंगानुपात को घटते क्रम में करना है। तो सबसे बढ़िया जो लिंगानुपात है वो पुदुचेरी। ठीक है, सबसे बढ़िया पुदुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान और निकोबार और फिर अंत में चंडीगढ़। ठीक है, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4। ठीक है, 3 2 1 4। चलिए, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र कहाँ स्थित है? तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र जो है वो गुलमर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में स्थित है, याद रखना है। ठीक है, गुलमर्ग मतलब जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसे वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। बताना है दोनों में से कौन सही है, तो दोनों कथन हमारा सही है, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ के दिमाग में नोट कर लीजिएगा। 49वां देखिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही
नहीं है। ठीक है, तो देखना है, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, यह कि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, यह एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है, यह संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो कथन है, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, ये गलत है। ठीक है ना, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, चलिए, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो सोडियम धातु जब जल के साथ अभिक्रिया सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो सोडियम धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इसको फॉर्मूला करके देख लीजिए, सोडियम प्लस H2O, ठीक है, ये होगा, और जब ये इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? NaOH प्लस H2, ठीक है ना, ये बैलेंस हो जाएगा ऐसे। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? तो इसमें अगर धातु का विन्यास हम लोग देखेंगे तो 2, 8 और 5, ठीक है ना। ठीक, ये अधातु का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन के साथ समाप्त होता है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? लिटमस है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथेलिन है, स्टार्च पेपर नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, स्टार्च पेपर। ठीक है, चलिए, 53वां क्वेश्चन देखिए, Na2O एक डैश है, तो Na2O क्या है? एक क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना, और चलिए, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है, तो कार्बन यौगिकों में आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, कार्बन यौगिक में जो है आयनिक आबंध जो है नॉर्मली नहीं पाया जाता है। ठीक है, कार्बन यौगिक किस प्रकार के होते हैं? तो एक संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं जो एकल आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जैसे इथेन, और असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं जो एक साथ दोहरे या त्रिक आबंध से जुड़े होते हैं, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटाडाइन। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को कहा जाता है निस्तापन। ठीक है, क्या बोलते हैं? निस्तापन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील इसमें से कौन होगा? ठीक है, एल्युमिनियम है, ठीक है, और कौन कौन है देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील आपको दिखेगा वो कौन है? कैल्शियम है। ठीक है ना, चलिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 होता है, दर्पण द्वारा -0.5 होता है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? ठीक है, तो जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है, इसमें से कौन? विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज ये है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटली है, बिजली प्लग एवं स्विच ये नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी नंबर। ठीक है, चलिए, 59वां प्रश्न देखिए, द्रवों के घर्षण को क्या कहते हैं? तो द्रव्यों के घर्षण को श्यानता कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। ठीक है, किसी द्रव पदार्थ के प्रवाह के प्रतिरोध की माप है श्यानता। इसका जो SI यूनिट है वो क्या होता है? N बराबर S/m²। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं पास्कल सेकंड। ठीक है, 61वां नंबर प्रश्न देखिए, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य की जो इकाई है इसकी SI मात्रक जो है वो जूल है। ठीक है,
तो उसका भी जूल होता है। ऊर्जा की इकाई भी जूल होता है और कार्य का इकाई भी जूल होता है। ठीक है, चलिए 63वां नंबर प्रश्न देखिए, किस तरह के की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? तो अनुदैर्ध्य 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 जो तरंगे होती हैं वो ऐसी तरंगे हैं जिसके माध्यम का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो उच्चतम ऊर्जा प्रदान करने का जो आहार घटक है वो कौन सा है? वसा है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, रंगहीन लवक ठीक है को क्या कहा जाता है? तो रंगहीन लवक जो है किसको कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्टिड्स कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्टिड्स ये रंगहीन प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, जो पौधों के जड़ों में या और जो गैर प्रकाश संश्लेषक ऊतकों में पाए जाते हैं। ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किसमें टूट जाता है? तो ग्लूकोज अणु जो है वो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो C3H4O3 होता है। ठीक है ना। एक कार्बनिक अम्ल है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होती है? तो टेटनस जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की बीमारी है टेटनस। ठीक, और जीवाणु कौन सा है? तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु के कारण होता है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित फूलदार पौधों में से कौन लता का उदाहरण है? तो इसमें जो लता का उदाहरण है वो कौन सा है? चमेली है। ठीक है ना, चमेली है। उसके बाद निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो मेढक जो है वो सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी कछुआ, सांप और मगरमच्छ सरीसृप वर्ग से संबंधित है। ठीक है, अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीजक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो जो फाइनली जो बीजक बनते हैं वो फेनरोगैम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेनरोगैम कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऊतकों की मरम्मतों में मदद करता है? तो ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है एरियोलर। क्या करता है? एरियोलर। ये एक संयोजी ऊतक है जो ऊतकों की मरम्मतों में मदद करता है। ठीक है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन के डेंड्राइट में सूचना प्राप्त होती है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो सत्य नहीं है पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत में निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक नहीं है, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ए नंबर ठीक नहीं है। बाकी बी, सी और डी में तो लिखा है इनमें से कोई नहीं। बी में है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, सही है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, सही है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जो संगठन सर्वेक्षण करता है उसका नाम है NSSO। ठीक है, और ये अपने आंकड़े रिपोर्ट जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उससे गरीबी का निर्धारण करने में मदद मिलती है। तो ये रहा दोस्तों एडुटेरिया का बिहार SSC का सीरियल 4 का जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 1। इसका मैंने 1 से 75 तक का क्वेश्चन आपको करा दिया है। ठीक है, बाकी 76 से 150 तक जो है उसमें मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो उसको ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए। आप अगर चाहिए होगा आपको तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करा दूंगा यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, मेरे हौसला को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।